तो देखिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का इंग्लिश का जो पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके लाइन एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। ठीक है, और इसका पार्ट 2 जो मैं लाऊंगा उसमें जितना भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव होंगे उन सबको मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले हम अबाउट ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए अबाउट ऑथर को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोएम का नाम क्या है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पोएम का नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके पोएट कौन है? तो आपको याद रखना है जॉन डन। इसके पोएट कौन है? जॉन डन। अगर बात करें कि जॉन डन किस टाइप के पोएट है तो आपको याद रखना है मेटाफिजिकल पोएट है। कैसे पोएट है ये? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल पोएट किसे कहते हैं? तो मेटाफिजिकल किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स इज कॉल्ड मेटाफिजिकल। यानी मेटाफिजिकल हम किसे कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे जिस कविता को लिरिकल यानी कि लिरिक्स के रूप में यानी कि गीतात्मक रूप में लिखा जाए, और सैटिरिकल मतलब व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा सच्चाई जिसे हम मजाकी रूप में दिखाते हैं यानी कॉमेडियन के रूप में दिखाते हैं, वही क्या होता है? व्यंग्यात्मक होता है। ठीक है, यानी किसी पे तंज कस के हम क्या करते हैं, उसकी सच्चाई बताते हैं, वही सैटायर कहलाता है। ठीक है, तो लिरिकल और सैटिरिकल ये वर्स क्या कहलाता है? मेटाफिजिकल कहलाता है। तो जॉन डन जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे, और मेटाफिजिकल पोएट ही नहीं बल्कि इस तरह के जितने भी पोएट थे उन सब का ये पायोनियर थे। क्या थे? पायोनियर थे, यानी कि मार्गदर्शक थे, आपको याद रखना है। तो चलिए इसकी हम बॉर्न की बात कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ देखिए क्या है, 1572 लंदन में, यानी कि 1572 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? लंदन यानी इंग्लैंड में। और डेट ऑफ डेथ की बात कर लेते हैं तो 1631 में 1631 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। देखिए वेल नोन यहाँ पे और लिखा गया है कि ये जो जाने जाते हैं किस रूप में जाने जाते हैं, तो मैंने बता दिया मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। और एक और दे दिया गया है यहाँ पे प्रीचर के रूप में। प्रीचर का मतलब उपदेशक, यानी कि लोगों को जो एडवाइस देता हो, उपदेश देता हो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया था कि 42 साल के उम्र में इन्होंने चर्च ज्वाइन कर लिया था, वहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स बन गए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रीचर्स के रूप में भी जाने जाते हैं और मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। तो आपके एग्जाम में मेटाफिजिकल पोएट के रूप में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फेमस कलेक्शन क्या क्या लिखते थे। सॉन्ग एंड सोनेट लिखते थे, सटायर्स एंड एलजीस लिखते थे, और सरमन्स लिखते थे। ठीक है, सॉन्ग एंड सोनेट, सॉन्ग मीन्स वही गाना, और सोनेट मीन्स क्या होता है? 14 लाइन्स के पोएम को हम क्या कहते हैं? 40 लाइन्स के पोएम को हम कहते हैं सोनेट। ठीक है, ये 14 लाइन का पोएम होता है उसे हम कहते हैं सोनेट, याद रखना। ठीक है, और देखिए यहाँ पे, और ये 14 लाइन का पोएम को 2 भाग में बांट दिया जाता है। पहले 6 लाइन में लिखा जाता है जिसे शिष्ट कहते हैं, और दूसरा जो है 8 लाइन में लिखा जाता है उसको ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आगे चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा आपको 10 सोल्जर, उसमें समझा दूंगा। ठीक है, सटायर्स का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, व्यंग है ना, व्यंग्यात्मक, यानी कि लोगों के सच्चाई को दिखाना, हंसी मजाक के रूप में। ठीक है, और एलजीज का मतलब क्या होता है? शौक गीत, यानी कोई मर उड़ जाता है, किसी का मृत्यु हो जाता है तो उस रूप में जो गाया जाता है, उस रूप में जो बताया जाता है, प्रवचन दिया जाता है, वही एलजीज कहलाता है। ठीक है, और एक वर्ड यहाँ सरमोन। सरमन्स का मतलब क्या होता है? प्रवचन मान के चलिए। प्रवचन का मतलब जैसे कोई धर्म, रिलीजन या फिर गुड मैनर्स, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि अच्छे कर्म करो, किसी को धोखा मत दो, ये सब क्या हो जाता है? सरमन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब लिखते थे। कौन लिखते थे? जॉन डन। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या है, नेक्स्ट है द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। यानी कि ये पायोनियर थे। किस चीज़ के पायोनियर थे? तो मेटाफिजिकल, यानी जितने भी मेटाफिजिकल पोएट थे उन सभी के मार्गदर्शक थे। और मेटाफिजिकल किसे कहा गया है? तो मैंने बताया था पहले, ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स जो है वो मेटाफिजिकल कहलाता है। ठीक है, उस लाइन देखिए क्या है, जॉन डन वॉज बोर्न इन लंडन इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। यानी जॉन डन का जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था, फैमिली में हुआ था, तो रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, और प्रोस्पेरस था। प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? जो धन संपत्ति से परिपूर्ण हो। और रोमन कैथोलिक फैमिली ये क्या है? रिलीजन है। क्या है? एक रिलीजन है, यानी कि धर्म है, जिसके कारण इसको क्या किया गया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ठीक है, विदाउट डिग्री के। तो आपको याद रखना है कि जॉन डन जो थे वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो याद रखना है रोमन कैथोलिक। ठीक है, और हालांकि वही रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए जॉन डन्स फादर वॉज ए ट्रेडर, यानी कि जॉन डन के पिता जो थे वो एक व्यापारी थे। फिर देखिए जॉन डन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी कि उनके धर्म के कारण उनको क्या किया गया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था जबरदस्ती। ठीक है, यहाँ पे फोर्स के साथ क्या किया गया था? निकाल दिया गया था, वो भी बिना डिग्री के, और उन्हें डिग्री भी नहीं मिला था। ठीक, नेक्स्ट है जॉन डन स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी, यानी कि जॉन डन ने जो अध्ययन किया था किसका किसका किया था? लॉ का, कानून का, और थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ गॉड, यानी कि भगवान धर्म के बारे में जो पढ़ते उड़ते हैं उसका क्या किया था? इन्होंने तैयारी किया था, पढ़ाई किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए जॉन डन वॉज ब्रीफली सेंट टू जेल फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। ठीक है, जॉन डन को कुछ समय के लिए जेल भेजा गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुपके से क्या किया था? अपने पैट्रॉन्स नीस के, यानी कि जो मालिक के भतीजी थी उसके साथ उन्होंने शादी कर लिया था। ठीक है, और उसका नाम क्या था? तो एनी मोर आपको याद रखना है। ठीक है, जॉन डन की वाइफ का नाम।
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एट द एज ऑफ 42 जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, यानी कि 42 साल के उम्र में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, किस चीज़ को, मतलब ग्रहण कर लिया था, एंग्लिकन चर्च को। ठीक है, तो ये बुक से मैंने लिया है इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमारे अबाउट ऑथर के बारे में था, और लगभग हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके लाइन एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए, अगर बात करें इसके लाइन एक्सप्लेनेशन की, तो इसको आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा अपने कोचिंग में या फिर कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अभी मुझे करना क्या है, तो मैं फटाफट क्या करूँगा, फट इसका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, और डीपली ज़्यादा जाएंगे नहीं, जो इसका मेन पॉइंट है, जो चीज़ बताया गया है उस चीज़ को हम क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ताकि अभी ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा तो उसे आप अच्छी तरह से कर सकें। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस पोएम में बहुत सारे ओल्ड वर्ड हैं। ठीक है, क्या है, ओल्ड वर्ड है, यानी पुराने वाले वर्ड्स हैं, इसीलिए आपको उसे अभी इग्नोर करना है, बस अभी आपको लाइन एक्सप्लेनेशन को समझना है। ठीक है, मैं बीच बीच में बोलते जाऊंगा सबके बारे में। तो देखिए यहाँ पे पहले स्टेंजा की बात कर लेते हैं। तो पहले स्टेंजा को पढ़ो। यहाँ पे इस लाइन में लिखा गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन सो अ फिटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन चेस्ट, दस बाय फाइंड्स डेट टू डाई। यानी कि कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव, यानी कि मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ दी, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन सो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही उस उम्मीद से जा रहा हूँ कि ये दुनिया जो है मुझे तुमसे बेहतर प्यार देगी। यानी कि यहाँ पे अपनी महबूबा को जॉन डन जो है वो समझा रहा है कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ, और ना ही इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि ये दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार देगी या फिर मुझे कोई बेहतर प्यार मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहा गया है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाय फैन डेथ टू डाई। यहाँ पे बताया गया है कि चूंकि एक ना एक दिन सबको मरना है, इसीलिए मुझे भी एक दिन मर जाना है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने मौत को एक्सेप्ट करता हूँ। किस चीज़ में, तो मजाक मजाक में अपने मौत को ग्रहण करता हूँ। कहने का मतलब देखिए, ये ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, कौन, जॉन डन, यानी कि घूमने जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मृत्यु जो है एक ना एक दिन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डेथ जो है वो सर्टेन है इनके अकॉर्डिंग, डेथ इज सर्टेन इनके अकॉर्डिंग, क्या, सबके अकॉर्डिंग। ठीक है, मृत्यु जो है निश्चित है, इसीलिए ये सोचते हैं कि मैं सब दिन एक जगह रह के नहीं मरना चाहता हूँ, मैं घूम फिर के सभी जगह एंजॉय करके मरूँ, वो इसके लिए बेहतर होगा। तो वही अपने बिलव्ड को समझा रहे हैं कि मैं ट्रैवलिंग पे जा रहा हूँ घूमने के लिए, इसीलिए तुम टेंशन मत लो। ठीक है, मरना तो निश्चित है, तो क्यों ना मैं तुमसे दूर होके मरने का अनुभव लूँ। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा कि कौन पोएट है जो खुशी खुशी ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, अपने मौत को जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो जॉन डन है। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, और ना ही इस आशा में उम्मीद में जा रहा हूँ कि ये दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार देगी, लेकिन चूंकि एक ना एक दिन मुझे मर जाना है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मौत को खुशी खुशी मजाक के रूप में क्या करूँ, गले लगाना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि ऐसा अनुभव करना चाहता हूँ कि मानो कि मैं मर गया हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, किताब में तो, बुक में तो दिया नहीं गया है, देखा नहीं है, याद रखिएगा ये ट्रैवलिंग के लिए जा कहाँ रहे हैं, तो जर्मनी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, यात्रा में जर्मनी जा रहे हैं अपने महबूबा को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए कहा गया है, यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे, यानी कि पिछली रात जो है वो सूरज चला गया, हैंस मतलब दूर होता है। ठीक है, दूर चला गया, एंड येट इज हियर टुडे, और आज जो है वो यहीं पर है। He hath miss has no desire, no sense, nor half so sort of way. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journey, since I take more wings and spurs than he. इसमें पोएट कर क्या रहे हैं, तो अपने बिलव्ड को सहानुभूति दे रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं ट्रैवलिंग पे, तो उसकी बीवी जो है मायूस है, तो उसको समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो तुम घबराओ मत, सूरज देखो कल डूबा था, कल दूर चला गया था, और आज वो फिर से यहाँ पे, जबकि उसके पास कोई डिजायर नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ना तो उसके पास बुद्धि है, ना ही कोई चीज़ की इच्छा है कि वो उसके लिए वापस आए, लेकिन वो आता है, कल डूबा फिर से आज वो यहीं पे है। लेकिन तुम मेरी टेंशन मत लो, मेरे पास मेरा डिजायर तुम हो, मेरे पास मेरा खुद का सेंस है, इसीलिए मेरा जो ट्रैवलिंग होगा वो सूरज के मुताबिक बहुत ही तेज होगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो यहाँ मैंने बता दिया, यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे, ही हैथ नो डिजायर, नो सेंस, नोर हाफ सो सॉर्ट अवे, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि कल रात सूरज गया और आज यहाँ पे है, जबकि उसके पास कोई डिजायर इच्छा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, और ना ही कोई शॉर्टकट रास्ता है। देन फियर नॉट मी, तो मेरे बारे में तुम चिंता मत करो, मत डरो मेरे बारे में, बट बिलीव दैट, विश्वास करो, आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, मेरा जो जर्नी होगा वो बहुत ही तेज होगा। ठीक है, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, विंग्स एंड स्पर्स यानी कि साधन है, मेरे पास उससे अच्छा साधन है, इसीलिए मेरा स्पीड जो होगा वो सूरज के मुताबिक बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जॉन डन जो है अपना कंपेरिजन, जर्नी का कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, तो सन से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब तीसरा स्टेंजा क्या है, थर्ड स्टेंजा में देख लीजिए क्या है,
और थर्ड स्टेंजा में बताया जा रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर्स, यानी कि इंसान की शक्ति जो है वो कितना कमजोर है। ठीक है, फीबल मीन्स क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आवर, यानी कि अगर कोई हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ हो, यानी भाग से कुछ अच्छा चीज़ हो है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक घंटा भी अपने पास नहीं रोक सकते हैं। नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो घंटा बीत जाता है खुशी का पल उसको वापस ला सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है वो समझिए। बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, यानी कि ये बता रहे हैं, अब वहाँ समझा रहे हैं अपनी महबूबा को कि देखो इंसान की शक्ति जो वो कितना कमज़ोर होती है। अगर उसके ज़िंदगी में कुछ अच्छा चीज़ होता है तो वो उसे एक घंटा भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं इंजॉय कर पाता है, या फिर वो बीते हुए पल यानी कि जो खुशी का पल होता है बीत जाता है उसको वो एक घंटा के लिए वापस नहीं ला पाता है। लेकिन जब ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो वो उस चीज़ को हमेशा क्या करता है, कोसते रहता है, हमेशा याद करते रहता है। और इससे क्या होता है कि जो हम बार बार बैड चीज़ को याद करते हैं वो हम पे हावी हो जाता है। हम उसे सिखा देते हैं, कला सिखा देते हैं, आर्ट सिखा देते हैं लंबे समय तक रहने के लिए। ठीक है, वही कह रहा है कि इंसान का पावर जो है बहुत ही फीबल है, बहुत ही वीक है, कमज़ोर है। जब इंसान की ज़िंदगी में खुशी का माहौल रहता है तो उसे वो एक घंटा एक्स्ट्रा इंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन वही अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई बैड चीज़ हो जाता है उसके ज़िंदगी में, तो उसे लंबे समय तक याद करते हैं, लंबे समय तक अपने आप पे हावी रखते हैं। ठीक है, अच्छा ये समझा क्यों रहे हैं? समझा इसलिए रहे हैं कि देखो जब किसने तो जॉर्डन ने जब अपनी बिलव्ड के साथ शादी किया था तो उसके बाद से अच्छे पल बिताए थे। ठीक है, और अब वो जब जर्नी पे जा रहा है घूमने के लिए तो उसकी बीवी रो रही है, तो बस वही कह रहा है कि जब हम अच्छे पल बिता रहे थे उस चीज़ को तुम क्यों नहीं याद करके अभी खुश होती हो, और जब मैं अभी जा रहा हूँ तो इस चीज़ को तुम और क्या कर रही हो, बार बार याद कर करके अपने आप को हर्ट कर रही हो। तो ये चीज़ समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ स्टेंजा में क्या है। फोर्थ स्टेंजा में बताया गया है कि वैन दाउ साइस्ट नॉट वाइंड बट साइस्ट माई सोल अवे, जब तुम आहें भरती हो, साई मीन्स क्या होता है, आहें भरना, कहराना। जब तुम कहराती हो, आहें भरती हो, तो उस आहें भरने में तुम हवा को नहीं खींचती हो बल्कि मेरे सोल, मेरे आत्मा को मुझसे दूर ले जाती हो, यानी कि मेरे आत्मा को मुझसे खींच लेती हो। वेन दाउ विप्स्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डॉथ टिके, और जब तुम रोती हो, ना चाहते हुए भी रोती हो, तो मेरा ब्लड जो होता है, शरीर का जो ब्लड होता है वो क्या कर जाता है, डॉथ डिके हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है, फटने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लाइन एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाएगा, 4 नंबर का जो होता है उसमें से भी आ सकता है। ये वाला लाइन बहुत बार पूछा गया है। और 2 पॉइंट याद रखना है, जब तुम कहराती हो वो बता रहा है कि जब तुम आहें भरती हो तो उसमें हवा नहीं बल्कि मेरे आत्मा को मुझसे खींच लेती हो अपनी तरफ, और जब तुम रोती हो तो मेरा ब्लड, जो मेरा ब्लड है, मेरा रक्त है, वो डॉथ डिके यानी कि नष्ट हो जाता है, फट जाता है। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लव्ड मी एज दाउ सेस्ट, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझे उसी तरह से प्यार करो जैसे तुम्हें मुझे कहती थी। ठीक है, इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और बोल रहा है अगर तुम ऐसा करती हो तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट लेसन होगा। ठीक है, तो ये स्टेंजा में कोई दिक्कत। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट स्टेंजा बचा है, इसे आप अच्छी तरह से समझिए। अब बताया गया है लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, अपने पवित्र आत्मा को मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोचने मत दो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल, यानी कि जो भाग्य है वो अपना पार्ट यानी कि अपना चाल चलती है, कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम मेरे बारे में नेगेटिव सोच रही हो वो फुलफिल हो जाए, यानी कि वो सही हो जाए। कभी कभी होता है कि जब हम अपने दिमाग में कुछ नेगेटिव लेके सोचते हैं किसी के बारे में तो वो कभी कभी सही हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है कि देखो भाग अपना खेल खेलती है, इसीलिए मेरे बारे में कोई नेगेटिव चीज़ मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो जो चीज़ तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, उसके बाद बताया गया है बट थिंग्स दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, बल्कि ऐसा सोचो कि हम दोनों जो है एक बिस्तर पे अलग अलग मुंह करके सोए हुए हैं, और साथ ही साथ बता रहे हैं कि जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, एक दूसरे के ज़िंदगी में जीते हैं, वो कभी अलग नहीं होते हैं। ठीक है, कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। तो ये लास्ट वाले एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है पोएट के द्वारा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको उसे अच्छी तरह से देखना है और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा।